मनोज काका जी, आपसे वही सवाल है जो मैंने लोकेश जिंदल से पूछा कि नई संसद में अखिलेश यादव यहां पर होंगे, यहीं से लखनऊ को भी साधेंगे, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। लेकिन जोर किस बात पर रहेगा? सरकार गिराने पर, सरकार को घेरने पर, काम करने देने पर, रोकने पर? क्योंकि अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि अधर में लटकी हुई सरकार है, किसी को खुश करके बनाई हुई सरकार है, कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं है। देखिए, आपके धन्यवाद के लिए हृदय से साधुवाद राकेश जी। आपने पूछा कि जोर किस बात पे होगा। जोर इसी बात पे होगा जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के जीवन से जो जरूरी सवाल है, उसी को, चूंकि हमारा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है कि हम सड़क से लेके सदन तक हमेशा मुखर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो यही सवाल होगा कि इस देश में जो प्रधानमंत्री जो परीक्षा पर संवाद करने चले जाते हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती, ARO भर्ती से, नीट से लेके UG नेट से लेकर के, और आज तो PG नेट का भी परीक्षा, जो लगातार जो देश अपने बुद्धिमत्ता और अपने वैचारिक विमर्श के लिए जाना जाता था, वो देश नरेंद्र मोदी के सरकार में पेपर लीक के लिए जाना जा रहा है। और पेपर लीक भी NTA करा रहा है। NTA के चेयरमैन को ना हटा के, स्केप गोट को, सुबोध जी को हटा करके, चेयरमैन को नहीं हटा रहे हैं और डायरेक्टर को हटा करके अपने को शुचिता भरे व्यवहार में लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो यही सब सवाल होंगे। और सरकार चले इस देश में, आपने मोरारजी देसाई 1979 से लेकर के और 1999 में भी देखा होगा कि अटल जी की सरकार 2-2 बार गिर गई, तो नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार गिर सकती है। लेकिन सवाल उससे ज्यादा जरूरी यह है कि जो प्रधानमंत्री परीक्षा पर संवाद करते थे, उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार परीक्षाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। जो प्रधानमंत्री गौरक्षा का नेतृत्व करने का नारा बुलंद करते थे, उसी प्रधानमंत्री की पार्टी ने 200 करोड़ रुपया स्लाटर हाउस की कंपनियों से ले लिया। जो प्रधानमंत्री अयोध्या चिल्ला रहे थे, उसी प्रधानमंत्री के पोसे गए गुंडे अब अयोध्या वासियों को एक दलित ने जब चुन लिया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से, तो गाली दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी शब्द उनके कर्म तक और व्यवहार तक नहीं जाता। बहन की बात रही तो नवागत आई हुई बहन है, अब इनको वंदना करनी ही पड़ेगी। इनके पूर्व के वीडियो ही इनको सिखा देंगे कि ये क्या। नहीं मनोज काका जी, कम से कम अभी जो जिस पार्टी का रहता। चलिए राधिका खेड़ा, आप रिप्लाई कर दीजिए, वरना मनोज काका जी एक सवाल और था, रिप्लाई कर लीजिए पहले राधिका खेड़ा। नहीं, मैं रिप्लाई आप सुन तो लीजिए। अब उन्होंने इशारा कर दिया, आपने कह दिया कि नई आई हुई बहन है, चरण वंदना कर रही है, तो रिप्लाई एक ले लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। इनसे फिर आपके पास आ जाऊंगा। बोलिए राधिका खेड़ा। रिप्लाई लूंगा पूरा। सुनिए, तो आप पूछिए कि मणिपुर जाएंगे कि नहीं। हम वो सारे सवाल मैंने टॉस कर दिए। राधिका खेड़ा रिप्लाई कीजिए, इनको समय दीजिए, फिर मनोज काका जी तुरंत आपके पास आ जाऊंगा, सुन लीजिए उनको। रोजगार पर संवाद करेंगे कि नहीं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जो उन किसानों को 700 किसान जो शहीद हो गए, उनसे कुछ बात करेंगे कि नहीं। इन सब विषयों पर भी बोलेंगे प्रधानमंत्री कि अपनी सदरियां ही बदलते रहेंगे। ये सवाल है बहन से। हो गया मनोज जी, हो गया। पहली बात तो जिस तरीके से इंडिया अलायंस के लोग व्यक्तिगत हमले करते हैं, ये इनकी बताता है कि इनकी परवरिश कैसी है। करिए आप लोग जितने व्यक्तिगत हमले करना चाहते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनने की हिम्मत रखिए मनोज जी। मैं आपके बीच में इंडिया नहीं निकलता। आप अपने देश का नाम नहीं ले पा रही हैं और इनके जिस संवाद में बैठी हैं, राष्ट्र की बात का नाम है। आप इंडिया कहिए। इंडिया कम से कम विपक्षियों को सही भाषा से संबोधित करना चाहिए। मनोज काका जी वो सुन रही थी, सुन लीजिए सुन लीजिए सर, आपको भी उनके गठबंधन को जो कहना वो कहिए। इंडिया बोलिए ना सर सुन लीजिए। मनोज काका जी गुजारिश है आपसे, सुन लीजिए। आपके गठबंधन को वो क्या नाम लेती है, वो उनकी इच्छा, आप उनके गठबंधन को कुछ कहिए, सुन लीजिए उनको, रिप्लाई सुन लीजिए। इनका हिकारत बड़ा दृष्टिकोण देखिए। मनोज जी प्लीज, सर आपने अपनी बात कह ली। मनोज जी गुजारिश है आपसे, सुन लीजिए सर उनकी बात प्लीज। आप इंडिया गठबंधन बोलिए कम से कम। तो राधिका खेड़ा को मैं ये थोड़े नहीं तय करूंगा कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। मनोज काका जी, जैसे मैं आपको तय नहीं कर सकता हूं कि आप उनके गठबंधन को क्या कहेंगे, मैं राधिका खेड़ा को नहीं मजबूर करूंगा। तो कहेंगे ना। तो चलिए आप राधिका खेड़ा का रिप्लाई सुनिए। चलिए सर प्लीज। या तो इनको म्यूट कर दीजिए। नहीं, मैं किसी को म्यूट करने के पक्ष में नहीं रहता हूं। मनोज काका जी
प्लीज सर, मेरी आपसे गुजारिश है मनोज काका जी, प्लीज मनोज काका जी, मेरी आपसे गुजारिश है, वरिष्ठ नेता हैं आप, सुनिए सर प्लीज, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। सब जान गया है मनोज काका जी आप प्लीज प्लीज, मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज सर, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। राधिका खेड़ा बोलिए। हर आदमी का स्तर उसके व्यवहार, प्लीज सर मत स्तर तय करिए, ये डिबेट लोगों के स्तर को तय करने के लिए नहीं है। आप अपनी अपनी पार्टी के दृष्टिकोण को रखिए, संसद में किन मुद्दों के साथ जाएंगे वो दृष्टिकोण को रखिए, किसी का लेवल कोई मत तय करे। प्लीज मनोज काका जी प्लीज आप शांत रहेंगे, आपसे गुजारिश है। राधिका खेड़ा बोलिए प्लीज सर, नहीं प्लीज प्लीज, आप संवाद में रहिए, आपका स्तर। और राकेश जी ये क्या हो रहा है? मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज, अभी राधिका खेड़ा सिर्फ आपकी आवाज होने जा रही है, बोलिए। ऐसी ही चीजों की वजह से लगातार देश जो लोग विपक्ष में बैठे हैं उनको चुन नहीं रहा है, और ये लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं। व्यक्तिगत हमले ये लोग मोदी जी पे भी करते आए, हमारे हर नेता पे कर रहा है, अब मेरे पे कर रहे हैं। जिन लोगों ने मोदी जी को नहीं बख्शा वो मेरे को क्या बख्शेंगे? तो इन लोगों से ऐसी ही उम्मीद है। लेकिन ये आज पेपर लीक की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पेपर लीक की चर्चा करी। इनको ये याद दिला दूं, चाहे मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे या अखिलेश यादव जी, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के ऊपर किस तरीके से पेपर लीक काले धब्बे थे ये भूल जाते हैं। तो अपना इतिहास इनको भूलना नहीं चाहिए, और इसीलिए लगातार ये हारते आ रहे हैं। इन लोगों को जो बीमारी है, सबसे पहले विपक्ष को इस बीमारी का इलाज कराना चाहिए। जी मैं कैसे अपनी बात कहूंगी, मैं चीखना चिल्लाना नहीं करना चाहती। ठीक, मनोज जी प्लीज, दो मेहमान अभी वेट कर रहे हैं, इनकी बात राधिका खेड़ा की पूरी हो जाए तो मैं बाकी दो मेहमानों का भी रुख करूंगा। 1 मिनट सर सुन लीजिए, आधा मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए राधिका खेड़ा को, प्लीज सर प्लीज प्लीज प्लीज। राधिका खेड़ा बोलिए, 30 सेकंड आपके पास अनइंटरप्टेड है। के प्रवक्ता जिस तरीके से बीच में बोलते हैं, ये आने वाले सेशन में इनके नेता क्या करने वाले हैं उसकी एक ट्रेलर है, क्योंकि ये लोग सिर्फ लगातार लोकसभा को, राज्यसभा को डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोल्यूशन निकले ना निकले विद्यार्थियों की इस प्रॉब्लम का, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। इसलिए फेक वीडियोस ट्वीट होते हैं, इसलिए इसी इंडिया अलायंस के नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बच्चों को हिंदू और मुसलमान में बांटते हैं। तो इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान तक सीमित है, इनकी राजनीति देश की प्रगति के रोकने तक सीमित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पे कल लोकसभा जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेहरू जी के बाद तीसरी बार पहले इंसान है जो प्रधानमंत्री बन के जा रहे हैं इस तरीके की बहुमत के साथ। तो पहले भी हमने कड़े फैसले लिए और आने वाले समय में भी हम कड़े फैसले लेने वाले हैं। ये जितना रोकने की कोशिश कर ले कुछ नहीं रुकेगा। विपक्ष लगातार कहता है ठीक है, मैं लोकेश भाई आऊंगा, बाकी दो मेहमानों से एक एक टिप्पणी ले लूं। पहले तौसीफ खान, ममता बनर्जी का क्या स्टैंड रहेगा? चुनाव से पहले तो बैठकों में गई, पूरा चुनाव अकेले, कांग्रेस से अलग जो लड़ाई हुई बंगाल में वो हर कोई देख रहा है, अलबत्ता उसके बाद बैठक हुई उसमें भी नहीं आई। तो इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, इनके गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर अलग अलग रहेंगे? देखिए, अगर देश भर के सारे पत्रकार को, सारी जनता को मालूम है ये बात कि इंडिया अलायंस का हिस्सा ममता बनर्जी हैं, और हाल में ही 2-4 दिन पहले ही उन्होंने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को ये कहते हुए कि जो 3 कानून क्रिमिनल लॉज के जो नए लाए जा रहे हैं उसको ना लाया जाए, उसमें बहस की जरूरत है, उसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उसको रेफर करने की जरूरत है। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है और लेटर जो है ममता बनर्जी की तरफ से जा चुका है। सवाल ये है कि जो व्यक्ति जिसने देश से 400 सीट की मांग की थी और देश ने जिसे 250 सीट में ला करके रोक दिया, क्या वो व्यक्ति बिना मेजॉरिटी में रहते हुए, जिन्हें डिक्टेटरशिप की आदत है, क्या वो आज सरकार को चला पाएंगे? अरे तौसीफ भाई, मैं नहीं बीच में बोलना चाहता हूं भाई, चुनावी नतीजे आए हुए समय हो गया, कल सेशन शुरू हो रहा है, ये फेक नैरेटिव मत सेट किया करिए आप लोग कि मैं